हेलो, जय हिंद। तो हम लोग पिछले वीडियो में 12 प्रश्न को देख चुके थे और आज हम लोग प्रश्न 13 से स्टार्ट करेंगे। और मैं पहले बता दूं कि हम लोग यहाँ पर किस क्यों मौजूद हैं। तो हम लोग यहाँ पर यूपीएससी के जो प्रीलिम्स क्वेश्चन जो पूछे गए हैं 2000 2013 से लेकर के 2025 तक हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो 2013 का इतिहास में जो पूछा गया प्रश्न है, उसमें हम लोग 12 प्रश्न को देख चुके हैं। और हम लोग इस प्रकार से देखते हैं कि जितने भी प्रश्न हैं पूछे गए हैं, उनके जो ऑप्शन होते हैं उनको एनालाइज करते हुए देखते हैं। ठीक है, और ये बुक जो है, ये पब्लिकेशन जो धर्मेंद्र सर का जो बुक है, पब्लिकेशन जो उनका जो वो पब्लिश करते हैं, हम उस किताब को देख रहे हैं। अगर आपके पास वह बुक है, आप बुक खोल करके बैठिए और अपने बुक के अनुसार क्वेश्चन को मिलाते हुए रिवीजन कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये किसके लिए हेल्पफुल है? अगर मान लीजिए कि आप बीपीएससी दे रहे हैं, ठीक है, और चाहे यूपीपीसीएस, तो उन छात्रों के लिए भी यह उतने ही काम का है। और मैं और भी इंट्रो दे दूं, मैं कोई टीचर नहीं हूं, बल्कि मैं भी आपके जैसा स्टूडेंट हूं। बस यह है कि मैं जो पढ़ा हूं और मैं भी खुद पढ़ता हूं, बस आपके संग शेयर करता हूं कि आपका भी थोड़ा लाभ हो जाए और जिससे मुझे भी मेरा भी जो पढ़ाई है रिविज़न वो बनता रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग 12 प्रश्न को देख लिए थे, आज हम लोग 13 प्रश्न स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या पूछा? 13वां प्रश्न जो है, यह पूछा गया है कि भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से क्या है संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें ऑप्शन दो दिए गए हैं, जिसमें पूछा गया है कि सांख्य पूर्ण जन्म या आत्मा के क्या लिखा है, आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। ये अगर आपके बारे में मान लीजिए कि आपको इसके बारे में अगर पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा सा नॉलेज जरूर होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद पीवाईक्यू कीजिएगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो फिर यह सीरीज देखने का कोई मतलब नहीं है। आप कम से कम एक आपका फाउंडेशन मतलब मजबूत होना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा। फिर देखिए लिखा हुआ है कि सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। ठीक है, अब पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। सवाल क्या पूछा गया है कि भारत दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय के संबंधित निम्नलिखित कथन। क्या है यहाँ पर कीवर्ड? वो है सांख्य संप्रदाय। इसके बारे में आप नोट डाउन करिएगा। अगर मैं यहाँ समझा रहा हूँ तो आप एक कॉपी रखिएगा या एक ब्लैंक पेज, जिसमें आपको जो कीवर्ड है, जिससे सांख्य संप्रदाय, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बारे में पूरा जानकारी लीजिएगा, गूगल करिएगा, चाहे जो बुक है उसमें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर जो लिखा हुआ है, देखिए यहाँ जो इसका उत्तर दिया गया है, इसका उत्तर होगा, देखिए एक सेकेंड, देखिए ये हमारा प्रश्न 13 है। यह प्रश्न 13 है, यहाँ पर पूछा गया है सांख्य संप्रदाय के बारे में, और इसमें ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त कथनों पर में से कौन सा सही है। केवल एक, एक दो दोनों, केवल दो, ना तो एक ना तो दो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यहाँ लिखा गया है बी, केवल दो, जो है सांख्य दर्शन। अब क्यों है तो लिखा है ना, सबसे प्राचीनतम षड्यंत्र दर्शन। ठीक है, षड्यंत्र दर्शन है। फिर लिखा है इसके प्रणेता महर्षि कपिल थे। ये फैक्ट्स है। ठीक है, फिर लिखा है कि सांख्य दर्शन का प्राचीनतम ग्रंथ ईश्वर कृष्ण की सांख्य क्या कारिका है। ठीक है, फिर है सांख्य दर्शन के अनुसार जगत की उत्पत्ति से ही नहीं, बल्कि पुरुष आत्मा बुद्ध, ठीक है, आत्मा बुद्धि एवं आत्मा बुद्धि तथा प्रकृति के संयोग से हुई है। फिर है अतः यह दर्शन आत्मा के आवागमन को स्वीकार करता है। ठीक है, क्या कहा गया है कि यह दर्शन जो है आत्मा के करता है, स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन वैज्ञानिक जांच, ठीक है, वैज्ञानिक जांच दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। यह द्वैतवाद का पालन करता है, अर्थात आत्मा और पदार्थ को दो अलग अलग तत्व हैं। ठीक है, आत्मा और पदार्थ क्या है? दो अलग अलग तत्व हैं। फिर लिखा गया है कि यह सही ज्ञान की महत्ता, मतलब क्या लिखा है? आत्मज्ञान, सही ज्ञान की महत्ता मतलब आत्मज्ञान पर जोर देता है, क्योंकि व्यक्ति की दुर्दशा का कारण ज्ञान की कमी है। आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, अतः कथन दो सही है।
कथन दो सही क्यों है? क्योंकि यहाँ बताया गया है कि सही ज्ञान की महानता मतलब आत्मज्ञान पर जोर देता है, क्योंकि व्यक्ति की दुर्दशा का कारण ज्ञान की कमी है। क्या लिखा है? आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, इसलिए कथन क्या है? दो सही है। अब देखिए यहाँ लिखा गया है कि सांख्य दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के 3 साधन है। कौन कौन से साधन है? 3। यहाँ पे लिखा है प्रत्यक्ष, फिर लिखा है शब्द अर्थ सुनना, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में जो बताया गया है कि सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति का विकास सत्य मतलब अच्छाई, ठीक है। रस लिखा ना, रजस मतलब क्या होता है? जुनून, ठीक है। रस मतलब जुनून तथा तमस मतलब अंधकार गुणों से होता है। ये देखिए वर्ड जो है, इस वर्ड को देखिएगा, इसका मतलब है जुनून, और इस वर्ड जो लिखा है तमस, इसका मतलब होता है अंधकार गुणों से होता है। फिर लिखा है कि लिखा है ना आस्तिक, आस्तिक मत को षडांग दर्शन सिद्धांत कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि सांख्य, योग, न्याय, वैशिक, मीमांसा, ठीक है, मीमांसा और वेदांत शामिल है। फिर लिखा गया है कि नास्तिक मत में बौद्ध, जैन तथा चार्वाक प्रमुख है। इसे भौतिकवादी दर्शन भी कहते हैं, ठीक है। भौतिक दर्शन में कौन कौन में आते हैं? लिखा है ना, बौद्ध, जैन, चार्वाक प्रमुख है, ठीक है। फिर लिखा है कि योग्य दर्शन, योग्य दर्शन के बारे में जान लीजिए कि यहाँ बताया गया है कि योग्य दर्शन इसके प्रेरणाता कौन है? पतंजलि, ठीक। कौन है? पतंजलि हैं, जिन्होंने योग सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की। ये फैक्ट है कि योग सूत्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? आप क्या कहिएगा? पतंजलि, ठीक है। क्या कहिएगा? पतंजलि। फिर लिखा है ना कि वैशिक इस दर्शन के प्रवर्तक महर्षि क्या है? कणाद है, ठीक है। फिर लिखा है कि जिन्होंने कणाद सूत्र, ठीक है, कणाद सूत्र रचा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम माने जाते हैं, जिनका ग्रंथ न्याय सूत्र है। वेदांत दर्शन ईसा पूर्व 2री सदी में संकलित हुआ तथा क्या लिखा है? बाद रायण का बाहरी सूत्र, क्या लिखा है? ऐसा ऐसा वर्ड है कि क्या बोलूं मैं, लिखा है ना कि बाद रायण का बाहरी सूत्र इस दर्शन का मूल ग्रंथ है। इसे उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। बाद में इस पर 2 प्रख्यात क्या लिखा है? भाष्य जो लिखा है शंकराचार्य 19वीं सदी और रामानुज 12वीं सदी द्वारा लिखे गए थे। फिर लिखा है कि मीमांसा कर्मकांड यज्ञ पर आधारित है। इस दर्शन के प्रतिपादन में आचार्य जैमिनी का नाम अग्रणीय है, ठीक है। क्या लिखा गया? मीमांसा कर्मकांड यज्ञ लिखा है ना, मीमांसा कर्मकांड यज्ञ पर आधारित है। इस दर्शन के प्रतिपादन में आचार्य जैमिनी का नाम अग्रणीय है। फिर देखिए हम लोग 14वें प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाटक कला की एक क्या लिखा है? मुद्रा। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाटक कला की एक मुद्रा, जिसे त्रिभंग कहा जाता है, प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? इसमें हम लोग को इस 3 कथन है, ठीक है। इसमें हम लोग को 3 कथन दिए गए हैं, 3 नहीं बल्कि 4 कथन दिए गए हैं, ठीक है। अब हम लोग 4 कथन को अच्छे से समझेंगे। इसमें बताया गया है कि एक पाँव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा पर चक्र की जाती है। फिर दूसरा ऑप्शन लिखा गया मुख अभिव्यंजनाएं, ठीक है। फिर लिखा ना हस्त मुद्राएं एवं आसजा और कतिपय महाकाव्य अथवा ऐतिहासिक पात्रों को प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त करने के लिए संयोजित की जाती है। देह मुख एवं, फिर तीसरा ऑप्शन लिखा है कि देह मुख एवं हस्ती का प्रयोग स्वयं को अभिव्यक्त करने अथवा एक कथा कहने के लिए किया जाता है। अब देखिए चौथा ऑप्शन जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि मंद स्मृति, थोड़ी वक्र कटी एवं कतिपय हस्त मुद्राओं पर बल दिया जाता है प्रेम एवं श्रृंगार की अनुभूति को अभिव्यक्त करने के लिए, ठीक है। अब इसका कथन कौन सा सही है? इसमें बताया गया ना
कि एक पांव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है ना शास्त्र नृत्य और राज्य। यहाँ पर लिखा है शास्त्र नृत्य और राज्य। कौन से शास्त्र नृत्य और कौन से राज्य से संबंधित है? देखिए भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल, लिखा ना सत्रिया असम, मणिपुरी मणिपुर। ठीक है। लिखा है कि ओडिसी नृत्य में त्रिभंग तथा चौक मतलब एक वर्ग की नकल करने वाली स्थिति दो प्रमुख आसन है। ठीक है। ओडिसी नृत्य को मोबाइल नृत्य कला भी कहते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओडिसी नृत्य को क्या लिखा है? मोबाइल नृत्य कला भी कहते हैं। यहाँ भारत के शास्त्र नृत्य पर यूपीएससी अक्सर प्रश्न पूछता है, अतः इन्हें थोड़ा विस्तार से जाने। ठीक है। क्या लिखा गया है? शास्त्र नृत्य किसके बारे में जाना है? भारत की जो शास्त्र नृत्य है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग गूगल करके पता कर लीजिएगा। ठीक है। फिर देखिए अब प्रश्न 15 है, लिखा गया है एनी बेसेंट के बारे में। एनी बेसेंट पहला ऑप्शन है कि होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, पहला ऑप्शन बताया गया है। फिर लिखा गया है कि योथोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। फिर लिखा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुनिए, केवल एक, केवल दो और तीन। फिर लिखा एक केवल एक और तीन और एक, दो और तीन। इसमें उत्तर केवल एक और एक में लिखा है कि आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। कौन? एनी बेसेंट। ठीक है। फिर लिखा गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी, ये भी कथन सही है। ठीक है। अब देखिए इसका जो एनालाइज किया गया है बताया गया है एनी बेसेंट जन्म जो इनका है 1847 होता है आयरलैंड में, और 1893 में भारत आगमन। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट तथा तिलक के मिलकर की, मतलब बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर की थी। होम रूल स्वशासन की मांग करता है। ठीक है। होम रूल क्या है? यह स्वशासन की मांग करता है। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, जो कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है। अब देखिए जबकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है सरोजिनी नायडू थी, और ये कौन सा अधिवेशन था? तो कानपुर 1925 का जो अधिवेशन था उसमें। नोट करने वाली बात यहाँ है कि लिखा है नलिनी सेन गुप्ता 1933 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्ष था, मतलब अध्यक्ष बनी। फिर लिखा ना वो तीसरी महिला तथा दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष थी। यहाँ ध्यान देना बात क्या है कि जो नलिनी सेन गुप्ता हैं वो 1933 में क्या होता है कि कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। ठीक है। उसके बाद वो तीसरी महिला तथा दूसरी भारतीय अध्यक्ष बनी थी। वो तीसरी महिला थी और दूसरी भारतीय अध्यक्ष बनी थी। फिर लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना, लाला लाजपत राय और CR दास, मोतीलाल नेहरू, और लिखा ना भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू इत्यादि बेसेंट, ठीक है, बेसेंट की लीग के सदस्य बने। मतलब एनी बेसेंट की जो सदस्य लीग में कौन कौन से थे? जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्ना थे, लाला लाजपत राय, CR दास, मोतीलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू इत्यादि बेसेंट लीग के सदस्य थे। बेसेंट ने न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ, ठीक है, नामक अखबार निकाले थे। एक इंपॉर्टेंट है, कौन से अखबार निकाले थे? तो दो अखबार है, न्यू इंडिया और है कॉमनवेल्थ। ठीक है। ये हमारा प्रश्न 15 कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग प्रश्न अच्छा और इसमें और फैक्ट्स है कि इसने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। फिर लिखा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कर्नल HS अल्काट, ठीक है, कर्नल HS अल्काट तथा मैडम ब्लावस्की ने न्यूयॉर्क में की थी। ठीक है। फिर लिखा है कि 1886 में अडियार जो कि मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी का कार्यकाल खोला गया। फिर लिखा है कि 1907 ईस्वी में अल्काट की मृत्यु के बाद लिखा ना एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी, अथा कथन दो गलत है। ये क्या लिखा गया है? यहाँ हम लोग को जो पूछा गया था प्रश्न, उसमें क्या पूछा गया था
कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, ठीक है? लेकिन वो कौन थे संस्थापिका? यहाँ लिखा गया है ना कि सोसाइटी की स्थापना कर्नल एच.एस. ठीक है, अलकार्ट तथा मैडम ब्लावत्स्की ने न्यूयॉर्क में की थी। फिर क्या होता है बाद में 1886 में अडयार मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी का कार्यकाल खोला गया था। उसके बाद 1907 ईस्वी में अलकार्ट की मृत्यु के बाद बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी। कथन दो गलत है। संस्थापिका नहीं थी, बल्कि क्या था, जब ये मर गए थे तब क्या था, वो अध्यक्ष बनी थी। देखिए यही है यूपीएससी का प्रश्न, इस प्रकार से पूछा जाता है कि आपको लगेगा कि यह सही कहा जा रहा है, लेकिन अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ मिस्टेक हो सकता था। यहाँ देखिए, यहाँ पूछा गया था पिछले ऑप्शन में, लेकिन यहाँ क्या अध्यक्ष बनी थी, कब, जब मृत्यु हो गए थे उसके बाद। ठीक है, अब देखिए लिखा गया कि विवाद किससे संबंधित था। पहला ऑप्शन दिया है कि भारतीय द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों का लागू किया जाना। दूसरा है कि भारत प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध किया जाना। यूरोप के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर अयोग्यताओं का हटाया जाना। फिर लिखा है आयाती शुल्क का हटाया जाना। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि जो इल्बर्ट बिल विवाद है किससे संबंधित था। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से कौन से संबंधित हैं, तो जो ऑप्शन सी है, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों की लगाई गई अयोग्यता का हटाया जाना। ठीक है, ये जो कथन है ये क्या है, सही है। ठीक है, कौन सा संबंध, मतलब सही क्या मतलब संबंधित है। ये जो कथन तीसरा है ये संबंधित है इल्बर्ट बिल विवाद से। देखिए ये हमारा कीवर्ड हुआ इल्बर्ट बिल जो है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसके बारे में आप और जानकारी ले लीजिएगा, गूगल करिएगा, हो सकता है आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब देखिए, अब हम लोग का एनालाइज देखते हैं। इसमें बताया गया है कि यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना। इल्बर्ट बिल विवाद 1884। इल्बर्ट मतलब भारत का विधि सदस्य ने 1883 में क्या किया गया था, भारतीय मजिस्ट्रेट को यूरोपीय मजिस्ट्रेट के समान अधिकार दिया, जिसके माध्यम से वे भी फौजदार मामलों में यूरोप के लोगों के मुकदमों की सुनवाई कर सकते थे। लेकिन बिल का यूरोप के लोगों ने क्या किया, प्रबल विरोध किया। रिपिन उस समय भारत के गवर्नर, उसमें भारत, ये देखिए यहाँ जानना वाला बहुत जरूरी है। जब ऐसा पूछेगा भविष्य में प्रश्न, तो आप देखिएगा आपको ध्यान होगा, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। आपको ध्यान रखना है इल्बर्ट बिल जो विवाद है उसमें क्या यहाँ लिखा गया, 1883 में जब भारत मजिस्ट्रेट जब इस प्रकार विवाद होता है, उसमें क्या होता है, रिपिन जो है उसमें क्या होते हैं, भारत के गवर्नर होते हैं। बिल को मूल रूप से पास नहीं करवा सके, तथा क्या होता है कि यह निर्धारित किया गया कि किसी मामले में यूरोपीय अपराधी दूरी की मांग कर सकते हैं जिसमें आधे सदस्य न्यायाधीश यूरोपीय हो। देखिए ये 2013 में जितने भी पूछे गए प्रश्न थे हिस्ट्री के, ठीक है, वो हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग 2014 में जो प्रश्न पूछा गया था उसको देखेंगे। ठीक है, हम लोग अभी तक 16 प्रश्न को देख लिए हैं और 2013 में जो पूछा गया प्रश्न था वो हम लोग सभी देख चुके हैं। अब हम लोग 2014 में हिस्ट्री में पूछे गए प्रश्न है उसको देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि भारत में अल्पसंख्यकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए, स्वतंत्रता विधेयक को कार्य रूप में पंडित करने के लिए, ठीक है, चुनाव को निर्धारित करने के लिए, और डी है कि पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच करने के लिए। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी। अगर इसके बारे में देखिए, हमारा क्या हुआ, रेडक्लिफ समिति, इसके बारे में जान लीजिएगा, गोल कर लीजिएगा, आगामी हो सकता है भविष्य में पूछा जाएगा। फिर से आपको मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा थीम कीवर्ड हुआ। आप इसको नोट डाउन करिएगा। मैंने आपको कहा था शुरुआत में ही कि आप एक पेपर रखिएगा या एक कॉपी रखिएगा, उसमें मैं जो जो वर्ड बोलूंगा, जो अंडरलाइन करूंगा, उस वर्ड को लिख लीजिएगा और उसे गूगल करके जान लीजिएगा। ठीक है, और एक पेज में उसके बारे में साइड से लिख दीजिएगा, मतलब 360 जैसे मान लीजिए ये टॉपिक रहा और इसके बारे में क्या कीजिएगा, ऐसे 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 तरह से करके आप उसके बारे में कुछ कुछ फैक्ट्स लिख लीजिएगा। जहाँ मान लीजिए कि और भी लिखा है तो फैक्ट्स को और बड़ा करके इस तरह से एक पेज में आप बना लीजिएगा, जिससे आप रिविजन जो कीजिएगा तो आपको हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में।
तो इसका जो ऑप्शन सी है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए मतलब रेड क्लिफ समिति मतलब नियुक्त की गई थी, ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए किया गया था। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण करने के लिए सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में आयोग की गठन की गई थी, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में? तो सिरिल रेडक्लिफ, ठीक है। वर्तमान भारत पाकिस्तान तथा भारत बांग्लादेश के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को उन्हीं के नाम पर रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है। किनके नाम पर? जो है ना, सिरिल रेडक्लिफ। फिर लिखा गया है कि डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। फिर लिखा है मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच है। फिर 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि मध्यकालीन भारत में मध्यतर और पट्टिकिल, ठीक है, पट्टिकिल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? पहला है सैन्य अधिकारी, फिर लिखा है वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ, ग्राम मुखिया, शिल्पी श्रेणी के प्रमुख। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब पूछा गया है कि मध्यकालीन भारत में जो महत्तर और पटकिल, ठीक है, पटकिल जो है पदनाम, पटकिल जो मतलब 2 नाम जो लिखा है ना, महत्तर और पटकिल जो है, ठीक है, पदनाम किन के लिए प्रयुक्त होते थे? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। मतलब जो सैन्य अधिकारी होते थे उनके लिए होते थे, या वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञों के लिए होते थे, या जो ग्राम के मुखिया होते थे उनके लिए होते थे, कि शिल्पी श्रेणियों के प्रमुख जो थे उनको उनके लिए होते थे। तो इनके बारे में हम लोग जान रहे हैं कि किसके लिए होता था। तो यहाँ देखिए बताया गया है ना कि जो ग्राम मुखिया होते थे उनको क्या कहा जाता था? महत्तर और पट देखिए उनको क्या कहा जाता था? महत्तम और क्या कहा जाता था? पटकिल, ठीक है। ये 2 वर्ड जो है इसको आप ध्यान रखिएगा। ये कब की बात हो रही है? तो मध्यकालीन भारत की बात हो रही है। उस समय क्या कहा जाता था? महत्तर और पटकिल कौन होते थे? ग्राम के जो मुखिया होते थे उनको मतलब कहा जाता। फिर लिखा ना, गुप्त काल में ग्राम प्रशासन, ग्राम का सर्वोच्च अधिकारी ग्रामीण या महत्तर होता था। उसकी सहायता के लिए ग्राम सभा होती थी। और कुमारगुप्त, ठीक है, कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र संख्या 3 में ग्राम सभा के कुछ पदाधिकारियों के नाम जैसे महत्तर, अष्टकुलाधिकारी, फिर लिखा है भूमि क्रय विक्रय संबंधित ग्रामिक कुटुम्बिन, ठीक है, आदि मिलते हैं। फिर लिखा गया है कि तंवारक भी ग्राम सभा से जुड़ा अधिकारी था। नगर का प्रधान अधिकारी पुरपाल या द्रांगिक कहा जाता था। ग्राम सभा को मध्य भारत में पंचमंडली कहा जाता था। अन्य इकाई विधि, तहसील, पैठ, ग्राम समूह की छोटी इकाई। पैठ किसको कहा जाता है? तो ग्राम समूह की छोटी इकाई। फिर लिखा है ना विधि, विधि किसे कहा जाता है? जो तहसील होते थे उसको विधि कहा जाता था। विषय है जिला, प्रांत मतलब भक्ति, ठीक है। फिर लिखा ना यूपीएससी अक्सर एनसीईआरटी की शब्दावली से प्रश्न पूछता रहता है, ठीक है। फिर देखिए लिखा है 19 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बौद्ध के जीवन से था? पहला लिखा है अवनीत, फिर लिखा है गंधार, कौशल, मगध, ठीक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1, 2 और 3, 2 और 4, केवल 3 और 4, 1, 3 और 4, ठीक है। अब हमको इसमें पता करना है कि जो बौद्ध से के जीवन से कौन सा जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो केवल 3 और 4 जो है, 3, 4 कौन है? कौशल और मगध, ठीक है, कौशल और मगध। क्यों जो है तो महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 स्थानों को बौद्ध ग्रंथों में क्या लिखा है? अष्टम स्थान, ठीक है, अष्टम स्थान कहा गया है। अब देखिए जो 8 नाम है उसमें लिखा है लुम्बिनी, सारनाथ, फिर लिखा है कौशल मतलब क्या है? सरस्वती, फिर लिखा है राजगृह मतलब मगध, फिर है बोध गया, ज्ञान प्राप्ति जहाँ हुआ है उनका, फिर है कुशीनगर जहाँ उनकी मृत्यु हुई है, ठीक है। देखिए लुम्बिनी क्या है? उनका जन्म स्थान है। सारनाथ क्या है? प्रथम प्रवचन है। फिर है सरस्वती, ठीक है, ये क्या है? कौशल है। फिर है राजगृह क्या है? मगध, ठीक है। फिर लिखा है बोध गया, ज्ञान प्राप्ति होता है उनको। कुशीनगर मृत्यु। फिर लिखा है संकास्य, इसके बारे में पता नहीं। वैशाली तो विज, ठीक। अब देखिए बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी सारस्वत में दिया तथा मगध को प्रचार केंद्र बनाया था, ठीक है। बुद्ध कहाँ थे? मगध को क्या कहते? प्रचार केंद्र बनाए थे। और जो कौशल जो सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे
कौशल की जो राजधानी थी क्या थी, स्वारसित में दिए थे। फिर लिखा है कि कौशल नरेश प्रेसनजीत उनके समकालीन थे। उनके समकालीन कौन थे, तो प्रेसनजीत। प्रेसनजीत कौन थे, उनके समकालीन थे बिंबिसार तथा अजातशत्रु उनके समकालीन थे। मगध, ठीक है, बिंबिसार एवं अजातशत्रु। महात्मा बुद्ध कभी भी अवंती और तथा गंधार नहीं गए, ठीक है। देखिए आप यहाँ से ऑप्शन छाट सकते हैं। मैं आपको पहले कहा हूँ कि अगर आप पढ़ते हैं तो आप ऐसा मत समझिए कि हमको उससे ही आंसर सॉल्व करना है। जब आप पढ़ते हैं तो समझिए कि आप उतना चीज़ को पढ़ चुके हैं। उसके बाहर अगर प्रश्न आता है, आपको एलिमिनेट मेथड को अपनाना है। जैसे मान लीजिए कि अवंती के बारे में पता है, गंधार के बारे में पता है, अगर आपको बुद्ध के बारे में थोड़ा भी पढ़े होंगे, तो आप यहाँ से 2 ऑप्शन को छाँट सकते थे, ठीक है। अब बचा मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक ऑप्शन देता और दूसरा ऑप्शन के बारे में पता नहीं रहता, आपको तो 50-50 हो सकता था ना कि कोई हाँ, इसमें दोनों में से कोई एक हो सकता है। समझ रहे हैं? तो वही होता है कि आपको नॉलेज जैसे जैसे आप पढ़िएगा, आपका जितना नॉलेज आएगा, आप एलिमिनेशन जो विधि होता है उसको अपनाइए, तो आपका 30% प्रश्न तो इसी सॉल्व होगा। अब जो कुछ-कुछ प्रश्न आते हैं जो छोड़ने के लिए ही बने होते हैं, आप उनको अटेम्प्ट बाद में किया कीजिएगा, ठीक है? चलिए हम लोग कंटिन्यू फिर से करते हैं। तो भारत के सांस्कृतिक इतिहास, ठीक है, यहाँ एक बात लिखा गया है कि सेम क्वेश्चन रिपीट इन 2015, ठीक है? 2015 में ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, हम जब पहुँचेंगे 2015 में तो देखेंगे। अब देखिए लिखा गया है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किससे निर्दिष्ट करता है। पहला लिखा गया है कि ग्राम के ज्येष्ठ ज्ञानों की ज्ञान ग्राम के ज्येष्ठ जनों की सभा, मंदिर रचना शैली। फिर लिखा है धार्मिक संप्रदाय, प्रशासनिक अधिकारी। तो अब देखिए उत्तर जो है इसमें जो तीसरा है वो लिखा है ना मंदिर रचना शैली। उत्तर कौन सा होगा इसमें, मंदिर रचना शैली। प्रश्न क्या पूछा गया है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किससे निर्दिष्ट करता है, ठीक है। तो पहला है मंदिर, मतलब इसका ऑप्शन सी होगा कि मंदिर रचना शैली। पंचायतन शैली की शुरुआत गुप्त काल में हुई थी। भविष्य में पूछा जा सकता है किस काल में हुआ था, आपको ध्यान रखना है गुप्त काल में हुआ था। फिर क्या लिखा है, यह नगर शैली के अंतर्गत ही आती है। इसमें मुख्य देवता के मंदिर के साथ साथ चारों कोनों पर 4 छोटे मंदिर भी शामिल होते हैं, जिसमें अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं रखी जाती है। फिर देखिए यहाँ पर 6 ठो ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ लिखा है ना, ये आप लोग देख लीजिएगा 6 ठो, बल्कि 8 है, ठीक है। इसमें आप लोग 8 को देख लीजिएगा, अगर इससे पूछता है तो आप लोग बता दीजिएगा। नोट देखिए अक्सर लिखा है ना नागर द्रविड़ तथा बेसर शैली का प्रश्न पूछता है और उनकी क्षेत्र विशेषताओं पर भी प्रश्न, जैसे मंदिर निर्माण में कल्याण मंडप विजयनगर शैली की विशेषता है, ठीक है। आप ये देख लीजिएगा, ये डायग्राम दिया गया है कि मंदिर निर्माण का जो डायग्राम है उसको देख लीजिएगा कैसे उस समय किया जाता है, ठीक है। अब 21वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक भारतीय षड्दर्शन का भाग नहीं है, ठीक है। देखिए पिछले वाले में हम लोग देखे थे 2013 का जो प्रश्न था यह वर्ड आपको दिखा था ना, ठीक है। अब पूछा गया है कि मीमांसा और वेदांत, फिर दूसरा है न्याय और विशेषिक, फिर लिखा है लोकायत और कपालिक, फिर लिखा है कि सांख्य और योग। अगर आप पिछले में पढ़े होंगे तो आप यहाँ से ऑप्शन छांट सकते हैं, ठीक है। पिछले वीडियो मतलब पिछले वाले जो सवाल हम लोग देखे थे सेम इस प्रकार से था, तो देख लेते हैं हम लोग। फिर तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है, लोकायत और कपालिक। अब देखिए हम लोग सब देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है नाम, फिर लिखा है प्रणेता। सांख्य क्या है, कपिल। योग क्या है, पतंजलि, ठीक है। इनके रचनाकार कौन है, पतंजलि है। फिर लिखा है ना वैश्विक कणाद, फिर लिखा है न्याय गौतम, पूर्ण मीमांसा जैमिनी, और उत्तर मीमांसा मतलब जो वेदांत है वो लिखा है ना बादरायण। फिर लिखा है कि कपालिक एक शैव संप्रदाय है। भविष्य में पूछा जा सकता है कि कपालिक किससे संबंधित है, आप कहिएगा शैव संप्रदाय। 4 ऑप्शन दे देगा, कौन 4 संप्रदाय का ऑप्शन दे देगा उसमें से आपको ध्यान रहेगा, आप बता दीजिएगा संप्रदाय किससे, कपालिक। फिर देखिए इनके इष्ट देवता भैरव हैं। इनके अब इष्ट देवता से बारे में पूछा जा सकता है, तो इष्ट देवता कौन है, भैरव है। मांस मदिरा स्त्री को साधना का प्रमुख अंग माना जाता है। अन्य शैव संप्रदाय पशुपत, कालामुख,
लोकायत जो है वो क्या है, चार्वाक दर्शन का भाग नहीं है। ये देखिए बहुत जरूरी है। क्या लिखा गया है कि लोकायत दर्शन षड्यंत्र दर्शन का भाग नहीं है। ठीक है, देखिए मैं जो बोला वही देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है कि युवा में सांख्य से बारे में पूछा था। ठीक है, अब देखिए प्रश्न है 22, इसमें लिखा गया है, एक सेकेंड रुकिए। देखिए प्रश्न 22 पूछा गया है कि भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्शक्ति सत्य में जयते कहाँ से ली गई है। ठीक है, ये तो पता नहीं, तो जो वनडे एग्जाम में देते हैं बच्चे, उन कितने बार पूछे गए हैं प्रश्न, लेकिन मुंडक उपनिषद से। ठीक है, तो ये बार बार प्रश्न पूछता है वनडे एग्जाम में। ठीक है, घुमाया फिरा बस शब्दों का घुमाया फिरा रहता है। तो अब देखिए इसके बारे में जान लेते हैं कि देवो भव तैतीय राय उपनिषद से। ठीक है, और तमोसो माँ ज्योति गर्मय। ठीक है, वृद्ध रणायक उपनिषद से, और गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। ठीक है, फिर देखिए ये देखिए कुछ कुछ वर्ड होते हैं जिसको पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, सभी को आती है, क्योंकि ये वर्ड मतलब हमेशा रिपीट नहीं होते हैं, तो प्रॉब्लम आती है कभी कभी ऐसे शब्द पढ़ने में। अब देखिए लिखा गया है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया। सम्राट जॉर्ज पंचम, ठीक है, सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को क्या लिखा है, निराकृत किए जाने तक, महात्मा गांधी द्वारा अपनी सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने तक, भारत के 1947 में हुए विभाजन तक, जब पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया। देखिए सवाल में पूछा यह गया था कि जो 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का जो विभाजन था वो कब तक बना रहा था। ठीक है, तो कब तक बना रहा था, इसको जानने के लिए अगर आप इसके बारे में पढ़े होंगे तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध तक। ठीक है, पहले सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में, आपको तो पता पहले ये होना चाहिए कि जो 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन होता है कब तक चला। ठीक है, तो 1905 में ये बंगाल विभाजन होता है, इसके बारे में देखिए। फिर लिखा ना, भारत के 1947 में हुए विभाजन तक, जब पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया। इसका जो ऑप्शन है वो होगा सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किया जाने तक। अगर आपके बारे में इसके बारे में पढ़े होंगे तो आपको इसके बारे में पड़ता। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए ना 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। ठीक है, अब देखिए इसमें फैक्ट से बताया गया है कि बंगाल का विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई थी। ठीक है, तथा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू हुआ, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। बंगाल विभाजन का उद्देश्य भारतीय राज्य पर प्रहार था। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के प्रतिरोध का परिणाम था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन जो है क्या है, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के प्रतिरोध का परिणाम था। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज पंचम तथा महारानी मेरी भारत आए। जॉर्ज पंचम भारत आने वाले एकमात्र ब्रिटिश सम्राट थे। क्या है, जॉर्ज पंचम भारत आने वाले एकमात्र ब्रिटिश सम्राट थे, तथा 12 दिसंबर बंगाल दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनने की अनुमति दी। ठीक है, कलकत्ता जो पहले हम लोग का राजधानी कलकत्ता हुआ करता था, उसके बाद क्या होता है कि 2011 में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा के बाद क्या होता है, कलकत्ता के स्थान पर क्या होता है, दिल्ली को भारत का नया राजधानी बनाया जाता है। फिर देखा गया 1 अप्रैल 1912 को कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली भारत की राजधानी बनी। कब बनी, 1 अप्रैल 1912 को। फिर लिखा है कि 24वां प्रश्न, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन
प्राप्ति की घोषणा की गई। ये ऑप्शन सही है। या कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति की स्वीकृति किया गया, या असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ, या लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भारत भागीदारी का निर्णय लिया गया। पूछा गया है कि स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई, या कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृति किया गया, या असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ, या लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया। इसका आंसर क्या होगा कि कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर क्या होता है, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति की स्वीकृति किया गया। क्यों, देखिए इसमें पूछा गया है ना, मतलब इसमें बताया गया है एनालाइज में कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में होता है। अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की रावी नदी के तट पर। फिर क्या होता है कि 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या होता है ब्रिटिश सरकार को 1 वर्ष की समय सीमा निर्धारित किया था कि यदि 1 वर्ष में क्या लिखा है डोमिनियन स्टेट नहीं दिया गया तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज से कम नहीं क्या लिखा है कम किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा। अब देखिए 2 जनवरी 1930 को क्या होता है कि कांग्रेस कार्य समिति ने यह निर्णय लिया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा, जिसमें क्या होता है कि 26 जनवरी हर वर्ष गणतंत्र दिवस से मनाया जाता है इसलिए, ठीक है। फिर लिखा है कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के अलावा भारतीय विदेश नीति की घोषणा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी का भी संकल्प पारित किया गया। ये 24 प्रश्न को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग आज यहीं रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 25 प्रश्न से कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग यहीं छोड़ देते हैं। तो देखिए भले वीडियो आप 2x पे देख लीजिएगा, लेकिन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और ये मैं आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, कम से कम इसको 3 टाइम पढ़ लीजिएगा, आपका 30% प्रश्न जो है यहीं से आ जाएगा। 30% प्रश्न आप इन्हीं से कर पाइएगा। और जो आपने खुद से पढ़े नॉलेज, उसमें से 10-15% कर लीजिएगा तो आपका सिलेक्शन मतलब समझिए पक्का है, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। लेकिन मेंस के लिए आपको थोड़ा-सा न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर मैं मेंस के लिए भी पीवाईक्यू करवाता हूँ। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। मैं मेंस का भी कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर आपको आंसर राइटिंग समझाता हूँ, जो कि पूरा 2013 से लेकर के 2025 तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, अगर आप उसको भी कर लेते हैं तो भी आपका मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कम से कम आप 10-12 प्रश्न मेंस के जिस पर 1, 2 और 3 के कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप हमारे वीडियो को नहीं, पॉलिटी का जो सीरीज चल रहा है उसको नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में 2500 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे।